हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद नीरज भैया। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मॉक टेस्ट सेकंड का पेपर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करवाया था, जिससे मैंने आपको 1 से लेकर 50 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आज मैं आपके लेके आया हूँ 51 से लेकर 100। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में 101 से 150 तक कोई क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद ही आपका मॉक टेस्ट सेकंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वन इन 4 फिंगर्स, मतलब 5 रिंग्स को 4 फिंगर्स में हम कैसे पहना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फिंगर्स क्या है, 4 है। तो फिंगर्स क्या है, एम्प्टी है ना, एम्प्टी है। और रिंग कितने पास कितनी है हमारे पास, रिंग है हमारे पास 5। ठीक है, तो एक रिंग को फर्स्ट फिंगर में फैलाने के कितने तरीके होंगे, 4 तरीके होंगे। इसी प्रकार से सेकंड रिंग को फैलाने के कितने तरीके होंगे, 4। फिर थर्ड कोई 4 और फोर्थ कोई 4, मतलब सारा 5 तरीके होंगे। कितने होंगे, 5। तो एम टी की पावर जो आपको पहनानी है, मतलब 5 रिंग पहनानी है, तो एम टी की पावर 5 रिजल्ट होता है इसका। ठीक है, तो 4 की पावर 5 हो जाएगा, मतलब एम रिंग जो थी, फिंगर्स जो थी खाली थी। ठीक है ना, और आपको 5 रिंग्स पहनानी थी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, एम टी। मतलब कितनी एम टी फिंगर्स थी, 4 एम टी थी। रिंग कितनी थी, पावर 5 थी, तो 4 की पावर 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आता है इस तरह का क्वेश्चन एग्जामों में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ऐसे करके 199 फैक्टोरियल है, इस डिवाइड बाय 24। इसको 24 से डिवाइड किया जाएगा तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, देखो ये 5 फैक्टोरियल तक ना, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 5 × 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल के पास 12 होता है। ठीक है, और एक बार फैक्टोरियल में 12 आना शुरू हो गया, कोई भी नंबर आना शुरू हो गया तो लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो इतने को तो ये 24 डिवाइड करता चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि 24 को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो सिर्फ 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल रिमाइंडर बचेगा, तो 1 + 3 = 1 + 3 फैक्टोरियल की वैल्यू जो जाएगी 6 + 1 मतलब 7 आ जाएगी। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 24 जो है डिवाइड करेगा 4 फैक्टोरियल के बाद हर किसी नंबर को। ठीक है, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 फैक्टोरियल हो, 7 फैक्टोरियल हो, इसलिए इन सबको तो पूरा पूरा डिवाइड करता जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर सिर्फ इन दोनों कैसे बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा 3 फैक्टोरियल + 1। ठीक है, मतलब कि 7। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ये कह रहा है अ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी। एलपीपी का कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं आपको। फिर ये कह रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आकर करेगी। ठीक है, तो आपको जेड मैक्स दे रखा है, जेड मिन दे रखा है 4x + 6y। तो आप हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे 0,2 पे निकाली तो 0,2 पे इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3,0 पे फिर इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक है, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, टाई हो रहा है। 6,0 पे इसकी वैल्यू 24 हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर 6,8 पे वैल्यू जो भी आए 24 से तो ज़्यादा आएगी, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैं निकाल भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस पर वैल्यू बड़ी आ जाएगी, 7x + 6y। ठीक है, और 0,5 में वैल्यू जो आ रही है वो 30 आ रही है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट में आ रही है, 0, 2 और 3,0 पे। ठीक है, तो कह रहा है जीरो, ये ऑनली बोल रहा है, ऑनली गलत हो जाएगा, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। फिर ये कह रहा था मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,3,0 ऑनली, ये गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि आंसर जो इसका डी है। ऐसा इसलिए है, अगर ऑप्टिमल वैल्यू जो होती है ना, किसी भी ऑप्टिमल जो वैल्यू होती है अगर 2 पॉइंट में आ जाए ना, तो उसके इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होते हैं। तो जो भी लाइन सेगमेंट होगी जो 0, 2 और 3,0 को जोड़ेगी ना, उसके हर एक पॉइंट पे जो होगा इसका क्या होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट पे होगा क्योंकि दो दो पॉइंट पे ना सेम वैल्यू आई है। ठीक है, इसलिए एक आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। ये कह रहा है NCR-1 की वैल्यू 36 है, NCR की वैल्यू 84 है, और NCR+1 की वैल्यू 126 है। तो आपको R निकालना है। ठीक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इसे सेकंड बोल देते हैं, इसे थर्ड बोल देते हैं। मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, NCR/NCR-1 = 84/36। ठीक है, तो इसमें क्लास 11th वाला रिजल्ट लगा देंगे। NCR/NCR-1 की जो वैल्यू होती है n-r+1 होती है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ये अपॉन में आ जाएगा। ये 12 से कट जाएगा 7/3 टाइम्स। ठीक है, तो 7/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 3n-3r + 3 = 7 हो जाएगा। तो ये 3n - 10r
प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, एन सी आर प्लस 1 है। सेकंड इक्वेशन क्या है, एन सी आर है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 126/84 से, ठीक है। तो ये बचेगा आपका, सिर्फ वही आइडेंटिटी लगाएंगे, n माइनस आर बच जाएगा अपॉन में r प्लस 1, ठीक है। ये रिज़ल्ट होता है, आपने पढ़ा होगा एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 की जो वैल्यू होती है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर होती है, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, 126/84 हो गया। तो इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 14 से डिवाइड कर देंगे, 14 9 जब 126 और 14 6 ये 3/2 बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2r इक्वल टू 3r प्लस 3, ठीक है। तो 2n माइनस 5r और माइनस 3 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम r निकाल देंगे, ठीक है। तो 3n माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0 है, और 2n माइनस 5r माइनस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, n को इक्वल कर दिया, मुझे r निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 6n माइनस 20r प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये भी 6n माइनस 15r माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मुझे r फाइंड करना है, तो हमारा काम बन जाएगा माइनस 5r और ये प्लस हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की सीधी सीधी वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टीज़ याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है प्रवक्ता में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा इन एलपीपी, एक एलपीपी है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में कह रहा है, क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा इट इज़ नॉट यूनिक, कह रहा मैक्सिमाइज द फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओनली, सब्जेक्ट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट एज वेल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन होता है सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, कह रहा द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दो डायगोनल्स के बीच का जो एंगल होता है ना, इसको जा रहा है, रिजल्ट को याद देख लीजिए, cos इनवर्स 1/√3 होता है, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, ठीक है। एक्सट्रीबल निकालना है आपको, ठीक है। फंक्शनल आपको दे रखा, y 0 पे 0, y 1 पर 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बाकी इस पे हम इलर लेग्रांजे इक्वेशन लगा देंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स डी बाय डी एक्स, ठीक है। और डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। अगर आपने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरी प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छे कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बता रखी है, आप उसको देखिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा बता रखा है उसमें, ठीक है। तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। तो इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे 2y हो जाएगा। जैसे हम इसका डेल एफ बाय डेल वाई डैश करेंगे तो वाई डैश का डेरिवेटिव क्या होगा, पार्सल डेरिवेटिव, ठीक है इसका, ठीक है। तो वाई डैश का 1 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, कुल मिला के x² बचेगा ये, ठीक है। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो 2y इक्वल टू माइनस 2x इक्वल टू 0 बचेगा, तो वहाँ से y की सीधी सीधी वैल्यू x आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ईजी टॉपिक है फ्रेंड्स, अच्छा इजीली आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, न्यूटन रैप्सन मेथड से 100% सवाल बनेगा, ठीक है। कह रहा फाइंड द इटरेटिव फॉर्मूला बताना है आपको, फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट रूट निकालने का जो फॉर्मूला होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस अपॉन एफ डैश एक्स, ये न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक्स एन जो होता है रूट्स होता है एक्स एन माइनस, ठीक है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन, ठीक है। यहाँ पर के प्लस 1 है, मैं एक्स एन लिख रहा हूँ, बात एक ही है। एफ एक्स एन हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7, आप एफ डैश एक्स एन, आप इसका डेरिवेटिव करो 3x² एक्स एन लिख देंगे, ठीक है। 3x n माइनस 5 बचेगा। अब आप कुछ मत करना, इसका एलसीएम लेना और क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x n² माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3x n का स्क्वायर माइनस 5x n माइनस x n³ प्लस 5x n माइनस का 7। तो देखो 5x n से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यूब होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्यूब होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से टू एक्स एन का क्यूब माइनस का 7, 2x n का क्यूब माइनस का 7 अपॉन 3x n² माइनस का 5, ठीक है। तो ऐसा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स से, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट था पेपर के लिए, ठीक है।
न्यूटन रेफसन से 100% सवाल बनेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। आपको इमेज निकालना है पॉइंट का, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बतेरे क्वेश्चन करवा दिए इमेज वाले 384 का। आपको इमेज निकालना है, पॉइंट आपको दे रखा है 6x प्लस 3y माइनस 2z+1, ठीक है। आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो आपको इसका क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। आप कैसे भी करिए, मतलब इमेज निकालनी है, ठीक है। तो एक तरीका मेरा भी था कि मैं आपको क्या लगा देता था, इमेज और पॉइंट का जो मिड पॉइंट होता है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है और वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है हमेशा मिड पॉइंट होता है पॉइंट और इमेज के बीच का, ठीक है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि आंसर क्या है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है इमेज निकालने वाला, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से करिए पर इसका आंसर निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवा दिया आपको इमेज निकालने वाला, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस यूनिट है, तो आपको, और उसका आर्गूमेंट भी हमें दे रखा है थीटा, तो आपको आर्गूमेंट निकालना है जेड अपॉन वन प्लस जेड अपॉन वन प्लस जेड की पावर जेड कॉन्जुगेट का, ठीक है। आप एक रिजल्ट याद रखना कि 1/z 1+z कॉन्जुगेट की वैल्यू z के बराबर होती है अगर z का मॉडुलस ना 1 होता है। तो इसने यहाँ पर z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है जिसका मॉडुलस क्या है 1 है। हमेशा रिजल्ट याद रखना है, काम का रिजल्ट है, ठीक है। तो अब देखो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी z, मतलब आर्गूमेंट ऑफ z, और आर्गूमेंट ऑफ z उस समय थीटा दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपको रिजल्ट याद होना चाहिए वरना वैसे बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो कभी भी याद रखना कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 होता है तो 1+z और 1+z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, z के ही बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स बिल्कुल ही सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। ये कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx ky रिप्रेजेंट ऑफ लॉ ऑफ नेचुरल डिके, ठीक है। मतलब क्या होता है, घटना होता है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आप वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिए, के डी एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रल लॉग वाई हो जाएगा, इसका के एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो एंटी लॉग ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई की पावर लॉग वाई इज इक्वस टू ई की पावर के एक्स, ठीक है। और हम लगा देंगे इस पर प्लस सी यहाँ ले लो या सी की पावर एक्स ले लो, लॉग की प्रॉपर्टी से जो आपका मन है कर दो, ठीक है। तो प्लस सी लिख रहा हूँ मैं, चलो ठीक है। अगर के की वैल्यू क्या होगी, देखो के की वैल्यू इस लॉग को खा जाएगा, वाई इक्वल टू खा जाएगा ए की पावर के एक्स प्लस सी, ठीक है। तो के की वैल्यू जब -5 होगी तब ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव होगा तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो भी ये नेचुरल डिके कब करेगी, जब के की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब कि -5 होगी, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन है, आपको एक्सट्रीमल निकालना है, ठीक है। आप बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप हिट एंड ट्राई लगाओ, ठीक है। तो y 0 को 0 दे दे और y 1 पे भी 0 दे दे, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि y 1 को 0 नहीं दे रहा, ठीक है। सिमिलरली सी जो है y 1 पे 0 नहीं हो रहा, बी जो है वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली सी भी गलत हो जाएगा, y 1 पे 0 नहीं दे रहा। सी ऑप्शन नंबर सी जो है दोनों बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो एक्सट्रीमल निकालने की जरूरत ही नहीं है, हिट एंड ट्रायल से मतलब आपने बाउंड्री कंडीशन से ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। और एक सलाह मैं आपको जरूर दूंगा, एग्जाम में जब भी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन आएगा ना तो आप पक्का कर देना इसको इस तरह से, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन पक्का लगाना, फिर आके सवाल करना, ठीक है। बहुत बारी से ऑप्शन जो होते हैं डिस्कार्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आईटा की पावर n प्लस आईटा की पावर n प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आईटा की पावर n ना कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचेगा, समीशन n की वैल्यू 2 से लेकर 11, अंदर बचेगा यहाँ से 1 प्लस आईटा की पावर n कॉमन ली तो 1 प्लस आईटा बच जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस आईटा तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। और समीशन n की वैल्यू 2 से 11 तक है आईटा की पावर n, ठीक है। अब इस समीशन को खोल लेता हूँ, 1 प्लस आईटा, ये कैसे खुलेगा, आईटा स्क्वायर आईटा क्यूब आईटा 4 प्लस डॉट 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 आईटा की पावर 11, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कंजिक्यूटिव पावर ऑफ आईटा का सम 0 हो जाता है, तो आईटा 5 तक ये रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आईटा 6 आईटा 7 आईटा 8 आईटा 9 तक 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो रिजल्ट बचेगा सिर्फ कितना बचेगा, 1 प्लस आईटा आईटा की पावर 10 और प्लस आईटा की पावर 11, ठीक है। तो आपको पता है कि आईटा की पावर जो 10 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है आईटा स्क्वायर, मतलब कि -1, और आईटा की पावर 11 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का आईटा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और ये 1 प्लस आईटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे ना आप, तो ये -1 है, 1 माइनस आईटा और प्लस का 2 आईटा बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2 आईटा बचेगा। तो ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। ये करा ऑब्टेन द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज ये। आपको बताना है किस फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंस ना ये, मतलब आपको उल्टा करना है, ठीक है। मतलब आपको ऑप्शन में ना डेल ऑपरेटर लगाना है। डेल एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो आप इसको ना हिट एंड ट्रायल से कर दीजिए। कैसे कर दीजिए, हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। ऑप्शन को देखिए, जो ऑप्शन का डेल ये आ जाए ना वो आंसर हो जाएगा। तो सब ऑप्शन को आप चेक करके बताना है आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस पूछा हुआ था, ठीक है। तो डिफरेंस ऑपरेटर लगा के देखो कि किससे बन पा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में पक्का देना, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65। ये आपसे मिडिल टर्म पूछ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर एन इज़ 924। तो मिडिल टर्म दे रखे हमें एन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इस पर सिर्फ एक ही मिडिल टर्म है, तो एन जो होगा कभी ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी और टर्म होती है दो मिडिल टर्म्स होती है, n+1/2 टूएथ टर्म और n+3/2 प्लस टर्म, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। या तो आंसर 10 होगा या 12 होगा, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 10 होगी तो मिडिल टर्म क्या होगी, n/2। n/2 का मतलब क्या है, n/2 + 1, ठीक है। जब n की वैल्यू इवन होती है तो n/2 + 1th टर्म जो होती है वो मिडिल टर्म होती है, मतलब कि n/2 मतलब 5 + 1 सिक्स्थ टर्म मिडिल होगी, तो मिडिल टर्म होगी। तो सिक्स टर्म होगी, मिडिल टर्म होगी, तो 10c, ये क्या हो जाएगा 10c 5 हो जाएगा t6 की वैल्यू, ठीक है। अगर 5 हो जाएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, मैं हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 10 और 1/x की पावर 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर ना सॉल्व करके 10c5 और x की पावर 5 आ रही, तो ये ऑप्शन होएगा ही नहीं, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। हम टाइम बचाने के लिए पेपर में से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। बहरहाल अभी मैं आपको बता देता हूँ, n/2 + 1 करेंगे तो 6 + 1 7th टर्म हो जाएगी। तो 7 टर्म क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो n के बदले 12 रख दो, तो ये 12c 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 + 1 करेंगे और x की पावर, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 12 - 6 और ये 1/x की पावर 6, ठीक है। तो देखो ये 12c 6 हो गया और ये x की पावर 12 - 6 बचेगा, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 12c 6 को सॉल्व कर लो और x की पावर 6 आ भी रही है, इससे आ भी नहीं रही, तो ऑप्शन नंबर सी डी ही आंसर होगा। आप चल के चेक कर लेना, 12c 6 की जो वैल्यू 924 आ रही होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था मिडिल टर्म का, ठीक है। बनेंगे क्वेश्चन मिडिल टर्म से पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 + a की पावर 50 जो 17th टर्म है 18th टर्म है इस एक्सपेंशन की इक्वल है, ठीक है। तो 17th टर्म क्या हो जाएगी इस एक्सपेंशन की, t17 इज इक्वल टू है t18 के, ठीक है। तो 217 का जनरल फॉर्म का फॉर्म लगाएंगे 50 17, तो सी आर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 34 और a की पावर 34। सिमिलरली t18 क्या होगा 15c 17, ये 2 की पावर 33 और a की पावर 17 और ये 16 होगा, ठीक है। गलती से मैंने 34 लिख दिया था ये, ठीक है। ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है। इससे 17 से a बच जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 33 से यहाँ पे 2 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से ये बचेगा 50c16 और यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू 50c17 और a बचेगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, 2/a इक्वल टू 50c17/50c16 को ऐसे लिख दिया, क्योंकि देखो मुझे रिजल्ट पता है कि NCR/NCR-1 की वैल्यू क्या होती है, n-r+1/r होती है, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या हो जाएगा 50 माइनस, ठीक है, 50 - 16 ही बचेगा, है ना। r+1 मतलब 16 बच जाएगा ये, अपॉन r कितना है 17 है, ठीक है। अपॉन 2/a बच जाएगा। तो ये 2/a की जो वैल्यू है 15 में से 16 जाएगा, 34/17 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कट फट के जो a की वैल्यू आ जाएगी वो सीधी सीधी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है व्हाट इज़ द ओवरऑल जनरल फॉर्मूला फॉर रंजन कुट्टा और फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता रखा है। yn+1 की जो वैल्यू तो y1 1/6 k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4 होता है, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट भी एग्जाम में आ सकता है, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy/dx = ax + b
अपॉन सी एक्स प्लस टी। ये रिप्रेजेंट पैराबोला, ये पैराबोला को कब रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगी, इफ़ कह रहा बोथ ए एंड सी आर जीरो, सी इज जीरो एंड ए इज़ नॉन जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर बी ही सही होगा। अगर सी जीरो होगा, ए नॉन जीरो होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ना ए एक्स प्लस बी, सी को जीरो ले रहा हूँ और डी ले रहा हूँ, तो ये जो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस इस तरफ का बनेगा, जो एक पैराबोला टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एलपीपी से है। ये कह रहा था कॉमन रीजन बताना, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कॉमन रीजन डिटरमाइन बाय एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, गलत आंसर हो जाएगा। तो कॉमन रीजन डिटरमाइन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। ये कह रहा था कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल कंस्टेंट इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्टेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जो कॉमन रीजन होता है बिल्कुल सही बात है, जिसमें ऑल कंस्टेंट क्या होते हैं, ग्रेटर देन जीरो होते हैं, और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट भी ग्रेटर देन जीरो होते हैं। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट पूछा है तो वही आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर और भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसलिए आंसर नहीं होगा। तो कॉमन रीजन कह रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, जो कॉमन रीजन होता है उसमें नॉन नेगेटिव कंस्टेंट और जितने भी कांस्टेंट है ना वो ग्रेटर देन, वो उनका कॉमन रीजन होता है। ठीक है, हमेशा जो आपका आंसर होता है फिजिबल रीजन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 670 की तरफ। यह कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द नेशन। नेशन के आप ना कितने वर्ड बना सकते हैं, सो दैट ऑल द थ्री ववल्स शुड नेवर कम्स टुगेदर, कि जो सारे ववल्स हैं वो नेवर कम्स टुगेदर हो। तो हम क्या करेंगे, टोटल परम्यूटेशन में से किसको माइनस कर देंगे, टोटल जो परम्यूटेशन आएगी उसमें से हम माइनस कर देंगे वोवल्स कम्स टुगेदर को, जितने भी थ्री वोवल्स है। ठीक है, तो वोवल्स कम्स टुगेदर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो नेशन में वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल हैं, उसमें से दो एन जो है रिपीट करें तो रिपीट वाले हमेशा पॉइंट में आते हैं, आपने पढ़ा होगा। वोवल्स कम्स टुगेदर, वोवल्स कौन कौन से हैं इसमें, ए आई ई है। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, एन टी ओ एन बचेगा, सॉरी ए आई ओ है। ठीक है, ए आई ओ है, तो एन टी एन बचेगा। तो 1 2 3 और एक वबल्स के जो सेट होगा उसे एक पैकेट मान लेते हैं, तो 4 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल को आप क्या किससे डिवाइड कर दोगे, जो वर्ड रिपीट हो रहा है 2 एक बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इन तीन वबल्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 720 होती है। इसको आप ब्रेक करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 720 को 2 से डिवाइड कर दो, 360 बचेगा। तो 360 माइनस 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। ठीक है, तो जैसे ही आप माइनस करोगे 288 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है प्रवक्ता के। ठीक है, तैयार रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ मॉडरेटली मीन डेविएशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको क्या बोल रखा है, मीन डेविएशन की दे रखा है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो आपको पता होगा रिजल्ट कि 5 मीन डेविएशन किसके बराबर होता है, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन की। रिजल्ट बहुत काम का है। ठीक है, तो आपको मीन डेविएशन दे रखा है 5 इंटू 12 इजिकल्स टू 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से 4 से 3 टाइम्स कट जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इक्वल टू होता है 6 क्वार्टाइल डिवीजन के। ठीक है, रिजल्ट होता है पूरा इनका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है जेड ऐसे करके आप दे रखा है ए प्लस आइटा साइन थीटा और 1 माइनस आइटा साइन थीटा, आपको थीटा निकालना जबकि प्योरली रियल है। ठीक है, तो एक कंडीशन याद रखना कि जेड की जो वैल्यू होती है ए प्लस आइटा बी और सी प्लस आइटा डी, अगर ये आपकी जो कंडीशन प्योरली रियल होती है ना, तो ए डी माइनस बी सी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है। ए डी माइनस बी सी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। तो इस कंसेप्ट से आप इसे कर सकते हैं इजीली विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा इंटू 1 करेंगे, माइनस साइन थीटा, फिर माइनस आएगा साइन थीटा, तो यहाँ से 2 साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि साइन थीटा जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो जनरल सोल्यूशन अगर साइन थीटा जीरो है तो थीटा की जो वैल्यू होती है एन पाई होती है। ठीक है, कोई रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं, बस आपको इस रिजल्ट को याद रखना है। अगर ए प्लस आइटा बी की अपन सी प्लस आइटा डी की वैल्यू प्योरली रियल होती है तो थीटा की वैल्यू एन पाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। फैमिली ऑफ कर्व आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इक्वल्स टू 0, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन भी फैमिली ऑफ कर्व के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay 0 के बराबर है। ठीक है, मुझे यहाँ से ए को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है
मैं 2a रख देता हूँ, और जो y की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है अपॉन वाई इक्वल्स टू 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y को a को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ। यहाँ पर इस पर क्वेश्चन टूल लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होता है क्वेश्चन टूल, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर मतलब वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे वाली टर्म ऐसे ही डेरिवेटिव है ऊपर वाले का मतलब 2x प्लस 2y वाई डैश, फिर यहाँ पर माइनस होगा, ऊपर वाली टर्म ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश, फिर ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू 0। हम करेंगे क्या, यहाँ से हमने यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लेते, तो अंदर कितना बचेगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2xy प्लस वाई डैश, ठीक है, बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देख लो ऐसा कौन सा आंसर होगा। ठीक है, इसने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रखा है, पहला ऑप्शन आएगा इसका आंसर। यहाँ से इसको इसने राइट हैंड साइड ले लिया, तो वाई डैश के बदले dy/dx रख लेते हैं, माइनस कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2xy होगा, तो 2xy से 2xy माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ना, इसको आप प्रिपेयर करना। ठीक है, और 12th की आर.डी. शर्मा है ना, उसके जितने भी इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे ना आपको, सारे सॉल्व कर दो, 100% इस टॉपिक से सवाल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। ठीक है, ये कह रहा है इन अ कॉर्नर पॉइंट मेथड फॉर सॉल्विंग द एलपीपी, कॉर्नर पॉइंट मेथड ऑफ एलपीपी को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फाइंड द इनफिजिबल रीजन इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट को। फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स सेंटर पॉइंट्स एंड वर्टिसेस, नहीं। ठीक है, फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट से ही हम क्या निकालते हैं, फिजिबल रीजन निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 75 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ़ ए एंड बी थ्रो अ डाइस, ए और बी डाइस को फेंकते हैं, द प्रॉबिलिटी ऑफ थ्रोज इज़ ग्रेटर देन बी, क्या प्रॉबिलिटी होगी कि ए का जो थ्रो होगा उससे बी से ज़्यादा होगा। तो देखो टोटल नंबर आउटकम्स कितने होंगे, 36 होंगे। कितने आउटकम्स होंगे, 36 होंगे। देखो 6 आउटकम्स तो ऐसे होंगे जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगी, 2 2 6 6। ठीक है, बाकी बचेंगे 30 आइटम्स। तो 30 आउटकम्स में ना 15 बारी क्या होंगे जब ए बड़ा होगा, जैसे कि इस तरह से 2, जैसे कि ए का 1 मान लूँ मैं, तो 1 से तक तो कुछ नहीं होगा, वैसे ही 2 1। ठीक है, वैसे ही 2 2 3 2 4 2 5 2 6 नहीं होगा, लेकिन ऐसे यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। देखो 3 से जब 3 आएगा तो 3 1 3 2, फिर आगे के नहीं हटेंगे, फिर 4 1 4 2। ठीक है, तो 15 ऐसे होंगे जिसमें ए के आउटकम्स बड़े होंगे, 15 ऐसे होंगे जिसमें बी के आउटकम्स बड़े होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 15/36 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 5 15 और 3 12 36, तो 5/12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, आपको आर्गूमेंट निकालना है जेड का। ठीक है, तो आपको एक रिजल्ट पता होगा कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 कितना आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ -2 निकालेंगे और माइनस ऑफ आर्गूमेंट निकालेंगे 1 + √3 आएगा। ठीक है, तो आर्गूमेंट ऑफ -2 जो आता है वो आपका आर्गूमेंट ऑफ ये आता है आपका पाई के बराबर। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ इसका निकालेंगे तो tan इनवर्स √3 बचेगा, मतलब tan इनवर्स π/3, मतलब सिकुल ला के π/3 बचेगा। तो पाई माइनस π/3 की जो वैल्यू होगी वो 2π/3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है 10 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, हमने 10 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली उठाला, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 7 हेड आ जाए। ठीक है, तो n = 10 है। ठीक है, तो सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी, पी की जो वैल्यू है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो बर्नौली ट्रायल्स का फॉर्म लगा देंगे, NCR p की पावर n - r q की पावर r। ठीक है, तो n आपका 10 है, ये 10c 7 हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 7। तो 10 से 7 को सॉल्व कर लो, 10 × 9 × 8 और 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल बच जाएगा, 3 × 2 बचेगा, तो 2 से 4 टाइम्स कटेगा, 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा 9। तो 1/2 की पावर
10 हो जाएगा, 4 3 12 और ये 120/1024 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 10 की वैल्यू 1024 होती है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। बर्नौली ट्रायल से भी फ्रेंड्स 100% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप इसको प्रिपेयर करना अपने एग्जाम के लिए। मैं 100% इससे सवाल बनेगा ही बनेगा बर्नौली ट्रायल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। ये कह रहा था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपको लाइन का प्लेन से फ्रॉम द पॉइंट -1 -5 और -10 से। ठीक है, इनका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो x - 2/3 है इक्वल्स टू y + 1/4 है इक्वल्स टू z - 12/12। इसे यहाँ से लैम्डा के बराबर निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद जो उसके पॉइंट आएंगे x इक्वल्स टू क्या जाएगा 3 लैम्डा + 2, y इक्वल्स टू 4 लैम्डा - 1 और z इक्वल्स टू 12 लैम्डा + 2 होगा। अब जो ये पॉइंट होंगे ना, क्योंकि पॉइंट जो इंटरसेक्शन है प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन के आर्बिट्री पॉइंट थे, अगर इसे प्लेन पे रखूँगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन है क्या, x - y + z = 5 है। तो x के बदले आप रख दो 3 लैम्डा + 2, y के बदले रख दो 4 लैम्डा माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस 12 लैम्डा प्लस का 2 = 5। तो यहाँ से 2 + 2 4 और 1 5 हो जाएगा, प्लस 11 लैम्डा इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू सीधी सीधी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी तो पॉइंट जो हमारे पास आएंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो क्या आएंगे 2 -1 और 2 आ जाएगा। अब इस पॉइंट का जो है डिस्टेंस निकालोगे आप। ठीक है, किस पॉइंट से निकालोगे, जो दे रखा है -1 -5 और -10। ठीक है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए। d = क्या हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, -1 में से -5 जाएगा -16 का, मतलब प्लस का 16 और ये प्लस का 144। तो सॉल्व करोगे आप तो 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो होगा सही होगा। ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, मैंने बहुत एग्जामों में देखा है। ठीक है, पीजीटी लेवल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी परमुटेशन आर दियर सो दैट द ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड टाइगर। टाइगर वर्ड की आपको परमुटेशन निकालनी है। ववल शुड नॉट ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। ववल को ना इवल प्लेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, टाइगर वर्ड है, कितने वर्ड है 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ववल्स को ना शुड नॉट ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। ववल्स को इवन पोजीशन नहीं मिलेगी, इसका मतलब ववल्स को कितनी कौन सी पोजीशन मिलेगी, ऑड पोजीशन मिलेगी। ठीक है, हमारे पास 2 ववल्स है, पोजीशन 3 है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 3.2। ठीक है, फिर आपके पास कंसोनेंट कितने 1 2 और 3। ठीक है, और जगह कितनी है 2 है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट आपके इस पोजीशन में आ सकते हैं। तो क्या दिन कितने तरीके से रख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 3 तरीके से रख सकते हैं। तो 3p2 की वैल्यू 6, 3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी रहेगी 6, तो 6 6 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। जितने क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये कह रहा था लोकस ऑफ अ पॉइंट इन विच x = 0। वो लोकस क्या होगी जिसमें x = 0 होगा, तो y z प्लेन में जो है x जो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। ये है आपका एक्सट्रीमल का क्वेश्चन, मतलब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। ठीक है, del f/del y। ठीक है, एल लॉग्रेंज इक्वेशन जो होती है -d/dx del f/del y = 0। ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, एक्सट्रीमल। ठीक है, f आपको दे रखा है x y + y² - 2y² और y'। ठीक है, तो del f/del y करेंगे तो ये x हो जाएगा +2y - 4y'। ठीक है, अब इसका d/dx del f/del y' करेंगे तो del f/del y' तो ये 0 जाएगा, सिर्फ यहाँ से बचेगा ये माइनस का 2y², माइनस को पॉजिटिव कर देते हैं, चलो y² बच जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x + 2y बचेगा और यहाँ से -4y'। इसका जो डेरिवेटिव होगा प्लस का 4y² का 2y, मतलब 4y हो जाएगा y'। तो ये पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या जाएगी -x/2। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आएगा नो एक्सट्रीमल आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप कंडीशन सेटिस्फाई जरूर करना। जैसे मैंने बाउंड्री कंडीशन कराई तो y 0 पे 1 दे रहा है लेकिन -1/2 आ रहा है, तो नो एक्सट्रीमल एग्जिस्ट बिकॉज द एक्सट्रीमल डज नॉट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी। ठीक है, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 82। 1 + cos π/8 + i sin π/8 1 प्लस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1 अपॉन में दे रखा 1 + cos π/8 - i sin π/2।
ठीक है, मैंने अभी आपको एक रिजल्ट बताया था 1 प्लस जेड और अपॉन 1 माइनस जेड कॉन्जुगेट। अगर आपको ये रिजल्ट याद देना तो आपको इस पर पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर z का मॉडुलस 1 होता है तो इसके रिजल्ट की जो सीधी वैल्यू होती है वो z होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस पाई बाई 8 प्लस आइटा पाई बाई साइन पाई बाई 8 ना z का काम करेगा, ठीक है। अगर आपको इसका रिजल्ट याद है तो आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है इस पर, ठीक है। इसका मॉडुलस 1 आ जाता है, आपको पता है, अंडर रूट रियल कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो z आ जाएगा। तो z क्या है, कॉस पाई बाई 8 प्लस आइटा साइन पाई बाई 8, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखो आपने देखा होगा ट्रिक कितना काम आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स काम की है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। जो भी ट्रिक्स बताई जाती है उसको नोट जरूर करा करो, आपका टाइम बचाएगी एग्जाम में, ठीक है। तो वरना ऐसे ऐसे करोगे तो बहुत लंबा पहुंच जाएगा सवाल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है कि आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब ऑक्सिलरी और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकल इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। सी एफ प्लस पी आई करना पड़ेगा। तो सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले इससे हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 2 इक्वल टू 0 रख लो, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा एम की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 2m माइनस एम माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक m की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक m की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी और एक m की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो m की वैल्यू माइनस 2 और m की वैल्यू 1 है, तो जो सी एफ बनेगा वो बनेगा आपका y इक्वल टू C1 e की पावर 2x माइनस 2 है, ठीक है ना, ये m की वैल्यू, और प्लस C2 e की पावर x, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर हम इसका पी आई निकालेंगे, तो पी आई क्या आएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 और ये e की पावर x, ठीक है। तो e का केस में क्या करते थे, e के को जो कोफिशिएंट को डी के बदले रख लेते हैं, ठीक है। या तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो जैसे 1 को 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2 0 बन जा रहा है। जब भी ये केस से फेलियर बनता है तो हम कुछ नहीं करते, x लगा के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, तो 2d प्लस 1 बचेगा। अब एक्स के बदले 1 रख लोगे तो आप क्या आ जाएगा रिजल्ट, एक्स अपॉन 2 प्लस 1 एक्स अपॉन 3 बच जाएगा e की पावर x, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल बिना 100% एग्जाम में बनेगा। y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, 100% बनेगा इसका सवाल, ठीक है। C2 e टू द पावर x प्लस x बाई 3 e की पावर x, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, y 0 पे कंडीशन 1 दे रखी है, y पाई पे इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। तो अब फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आइटा, ठीक है। तो जो y की वैल्यू आएगी C1 cos x प्लस C2 sin x आ जाएगी, है ना। आपने पढ़ा होगा ये, अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो e की पावर अल्फा x, अल्फा यहाँ पर है ही नहीं ना, तो और C1 cos x प्लस C2 sin x बन जाएगा, ठीक है। तो y 0 पे इसने वैल्यू 1 दे रखी है और y पाई पे वैल्यू उसकी 1 दे रखी है। तो जैसे ही y के बदले x के बदले 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से x के बदले जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, C1 बचेगा, ठीक है, प्लस C2 बचेगा, C2 0 हो जाएगा। तो यहाँ से C1 की जो सीधी सीधी वैल्यू है 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर C1 0 आ गया आपका सॉल्यूशन क्या बचेगा, y इक्वल्स टू C2 sin x, y इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, C2 sin x बच जाएगा, ठीक है। अब क्या है, y पाई की वैल्यू 1 है, y पाई का मतलब है कि आप y को 1 रखोगे C2 साइन पाई, ठीक है। साइन पाई 0 होता है तो यहाँ से हम C2 की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम C2 की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसके जो सॉल्यूशन बनेगा आंसर में C रह जाएगा, तो इसके जो है इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बनेगा, सिंगल इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। W कुछ वर्ड नहीं था, मतलब इन्फाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। फिजिबल रीजन का कॉन्वेक्स पॉलीगन है, इट हैज़ 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस गिवन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन में ना 2 कंसेक्यूटिव वर्टिस है, जब भी 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होते हैं ना तो सॉल्यूशन बनते हैं ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं। कैसे सॉल्यूशन बनते हैं, अगर एक बार इसका कंसेक्यूटिव वर्टिस सॉल्यूशन आ गया ना, 2 सॉल्यूशन आ गए एक ही उसमें, ठीक है, तो इस कॉन्वेक्स पॉलीगन में तो जो सॉल्यूशन बनते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनते। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। द डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो कंडीशन बताना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बहुत एग्जाम में देखा है, ठीक है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है डेल एन वाई डेल एक्स के बराबर होगी। तो इसको हम एम मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। तो डेल एम बाय डेल वाई करोगे तो 2ay ये सब जीरो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये कितना बचेगा, बी वाई बचेगा। तो यहाँ से वाई से वाई कट जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2a। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आएंगे इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एलपीपी का, ठीक है। आज सारे क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ ना 51 से 100 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट आपको फिजिबल रीजन दे रखा है, डिटरमाइन बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर 0 3 1 1 एंड 3,0, ठीक है। ये कह रहा है कंडीशन ऑन पी, मिनिमम वैल्यू रख रहा है 3,0 और 1 1 पे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू रख रहा है 3,0 1 पे। तो कुछ नहीं करेंगे हम, z मिनिमम कितना जाएगा 3,0 पे, x के पहले 3 रख लो तो क्या बचेगा 3p बचेगा। और z मिनिमम आप निकालोगे 1,1 पे। तो z मिनिमम अगर 1,1 पे निकालोगे तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू, क्योंकि दोनों केस में मिनिमम वैल्यू है। तो 3p इज इक्वल्स टू किसके बराबर जाएगा, p प्लस क्यू के। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा q की जो वैल्यू है वो 2p के बराबर आ जाएगा, या तो हम कह सकते हैं p की जो वैल्यू होगी q/2 होगा। ये सवाल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बी क्वेश्चन, ठीक, बी आंसर है इसका, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है dy बाई डी टी का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ty, ठीक है। ये 2 डिग्री की फॉर्म है, ठीक है, तो इसकी फॉर्म अलग होती थी, ठीक है, मैंने वीडियो में बता रखी है। और y 0 पे 0 है और y पाई बाई 2 पे 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी ना बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। देखो y 0 पे 0 ये तो है, लेकिन y पाई बाई 2 पे 0 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी पाई बाई 2 पे 0 नहीं है, टी के चक्कर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं, क्योंकि y 0 पे 0 नहीं है ये, ठीक है। भले ही y पाई बाई 2 नहीं y पाई बाई 2 पे 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी तो आंसर नहीं होगा, y पाई बाई 2 1 होता है। जैसे 0 को 0 रखेंगे तो 0 आ रहा है, पाई बाई 2 रखेंगे टी को तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। तो यही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है C1 C2 पर, और ये आंसर भी नहीं होगा, 0 पे 1 दे रहा है, ठीक है। तो जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर बी है। तो मैं पहले दिन से आपको यही समझा रहा हूँ कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आपको बाउंड्री कंडीशन से कर देना है, ठीक है। बहुत से सवाल, देखो इतना बड़ा सवाल है ना, सॉल्व करने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए एग्जामिनर ने सवाल इसलिए बनाया है कि कोई दिमाग चलाए और इस तरह से करे इस सवाल को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। fx आपको दे रखा है डेल टू द पावर 4 fx दे रखा है। अब देखो सोचने वाली बात है कि डेल टू द पावर 4 अगर तुम निकालने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इस पर दिमाग यही है कि देखो इसकी डिग्री 3 है, और जब भी डेल की पावर n+1 डिग्री से ज़्यादा अगर आप निकालोगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है 0 आएगा। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, कह रहा द मीन एंड वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हैव बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 n2। मतलब आपको मीन और वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है, मतलब एनपी की वैल्यू 4 है, एनपीक्यू की वैल्यू 2 है, ठीक है। जैसे ही हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो एनपी अपॉन एनपीक्यू कितना आ जाएगा 4/2, ठीक है 2। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू 1/2 आ गई। जैसे क्यू 1/2 आएगा तो फ्रेंड्स पी भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको 1 सक्सेस निकालनी, पी इक्वल टू 1 की वैल्यू निकालनी है। और एन आपको कितना दे रखा है, एन आपको नहीं दे रखा तो हम निकाल देते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो पी की वैल्यू 1/2 फर्स्ट इक्वेशन में रख दी ना, तो एन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो एक सक्सेस निकालनी है तो P1 कितना हो जाएगा NCR P की पावर n-r Q की पावर r। बहुत अच्छे से बाइनोमियल को आप तैयार करना, बाइनोमियल से बनेगा ही बनेगा, ये बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं इसे, ठीक है। 100% बनेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सवाल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे सवाल ना बने। P की पावर 7 और Q की पावर 1 हो जाएगा। तो 8 से 1 की वैल्यू 8 होती है, P की वैल्यू 1/2 है, की पावर 7 इंटू 1/2 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 8/2 की पावर 8, ठीक है। तो इसने इसको सॉल्व कर रखा है। तो 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 3 लिख दो, 2 की पावर 8 है तो 1/2 की पावर 5 बचेगा। तो 1/32 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन 20 इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बॉक्स में 20 इलेक्ट्रिक बल्ब है, आउट ऑफ विच आर 4 आर डिफेक्टिव। इसमें 4 डिफेक्टिव है, 2 बल्ब आर चूजन, 2 बल्ब को चूज़ किया, एटलीस्ट 1 ऑफ बल्ब, ठीक है। ये भी बर्नौली का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत टाइम से मैंने आपको क्वेश्चन भी नहीं दिया, इसके बाद एक ही ऑप्शन देता। इसको अपना होमवर्क से करना और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बनने का इस टाइप का क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है।
इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। ये कह रहा द फर्स्ट ऑर्डर रंगा कुटर मेथड इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ना उसका वो यूलर्स मेथड होता है। सेकंड, ठीक है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट ऑर्डर को यूलर होता है वो यूलर्स मेथड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है कंसीडर द वर्ड्स। आपको वर्ड्स दे रखा है क्वेश्चन, हाउ मैनी 8 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड सच दैट कंसोनेंट एंड ववल्स आर ऑक्यूपाई इन ऑड अल्टरनेट पोजीशन। देखो अच्छा क्वेश्चन है। कंसोनेंट्स और ववल्स ना अल्टरनेट पोजीशन में आएंगे, मतलब क्वेश्चन में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हैं इसमें। ठीक है, तो कितने 8 लेटर वर्ड बन सकते हैं कि कंसोनेंट्स और ववल्स जो है अल्टरनेट है। मतलब क्या होगा, पहले ववल्स आएगा, फिर कंसोनेंट, फिर ववल्स, फिर कंसोनेंट, फिर ववल्स, फिर कंसोनेंट, फिर ववल्स, फिर कंसोनेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ववल्स को रखने के कितने तरीके होंगे, हमारे पास ववल्स कितने हम चेक कर लेते हैं। ए नहीं, ई आई ओ है, 4 ववल्स हैं और यू है ना। ठीक है, 4 ववल्स हैं, तो 4 ववल्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से। इसी प्रकार से कंसोनेंट भी 4 होंगे तो इन्हें कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 का तरीके से। और इसको पैटर्न को हम चेंज भी कर सकते हैं, पहले कंसोनेंट को पहले रख देंगे ववल्स को बाद में, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 24 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2, ये 576 इंटू 2 हो जाएगा 1152। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम अलर्ट ये है कि देखो 576 भी आंसर है। गलती कभी बच्चा गलती से ना 2 फैक्टोरियल नहीं करता, तो उसने एक ऑप्शन दे रखा था कि बच्चा गलती करता, तो थोड़ा सा ऐसे केयरफुली करना सवाल को। ठीक है, पेपर में थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना। 180 मिनट में 150 सवाल करने इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहले तो 180 मिनट में 200 सवाल का करना था, ठीक है, पिछले पेपर में। तो इस बार काफ़ी मतलब टाइम बच जाएगा आपका। एक क्वेश्चन के लिए आपके लगभग 1.20 सेकेंड है, मिनट है। ठीक है, तो सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है पेपर में। ठीक है, क्योंकि गलती एग्जाम में होती है, जितना आप गलती कम करोगे उतना आपके निकलने के चांस हैं। ठीक है, सारा सीन किसका है, गलती का। क्योंकि क्या है, देखो वहाँ देखो आता सबको ही है। ठीक है, जो एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर को हैंडल कर पाएगा और अपने आए हुए सवाल, जो आपके डोमेन के सवाल है, जो आपको आते हैं, वो सवाल अगर आप गलत नहीं करोगे ना, पेपर 100% निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है। सर 7 पर्सन आर बी सीटेड इन अ रो, 7 लोगों को ना रो में बिठा रखा है। प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्टिकुलर पर्सन सिट नेक्स्ट टू ईच, 2 पर्टिकुलर पर्सन ना एक दूसरे के नेक्स्ट टू इज मतलब एक साथ बैठे। ठीक है, तो 7 लोगों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 7। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 7। अब जो 2 लोग हैं ना वो हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो 2 लोग एक साथ होंगे 5 रखेंगे, इन 2 को एक पैकेट मान लेंगे तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, और इनको हम फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं। तो 6 इंटू फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, 6 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दो, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो इससे कट गया तो 2/7। ये सवाल भी एग्जाम में आएगा, क्योंकि देखो इस तरह के सवाल क्यों है कि परमुटेशन परमुटेशन का यूज़ भी कर दिया, प्रोबेबिलिटी का भी यूज़ कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक साथ 2-3 टॉपिक लग जाए ना, ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 95 है। देखो फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा मैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 100% बनेगा ये। ठीक है, एग्जामिनर का पेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, उसका जो सेंटर है एक्स एक्सिस में लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह के सर्कल की जो इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस में सेंटर है तो के 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस ही एच को कोऑर्डिनेट होता है। फॉर्मूला खोल देंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है ना 2hx के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे h को एलिमिनेट करना है यहाँ से। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर दो, 2x प्लस 2y, वाई का दोबारा करोगे डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2h बचेगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, h की जो वैल्यू आएगी वो कितनी जाएगी, x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। अब कुछ नहीं, इस h की वैल्यू को उठा के ना यहाँ रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, h के बदले आ गया x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इस तरह का है। तो वाई स्क्वायर को इधर रख लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा 2xy
dy/dx, ठीक है। तो ऐसा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। आज इस वीडियो के बाद ना RD शर्मा को ना खोलना और इस तरह के क्वेश्चंस करना, क्लास 12th की RD शर्मा खोलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, ये कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस वर्ड से आप कितने वर्ड बना सकते हैं इन विच ववल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो ये मैंने अभी आपको इसी तरह का क्वेश्चन कर रहा था, ववल्स कम्स टुगेदर का, उसका एक पैकेट बनाना, जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं उसे अपॉन में भेज देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है इस तरह सा क्वेश्चन, और ये आपको घर से करना है होमवर्क से। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर प्लीज़ ज़रूर देना आप, ठीक है। इतनी मेहनत मैं भी करता हूँ आपको, तो आपको भी कमेंट्स देना है, ठीक है। तो 96 का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। 3 क्वेश्चन हो गए जो हमने आपको घर के लिए दे रखे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है इफ़ ये जो है सेंटर बैकवर्ड डिफरेंस है ऑपरेटर और डेल जो है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, देन डेल कैन बी एक्सप्रेस। तो डेल को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी मैं चाहूँगा आपको घर से करें। मैं आपको बता देता हूँ डेल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, e⁻½ माइनस e⁻⁻½ डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं ना इसे, ठीक है। और नेबुला के जो ये बैकवर्ड डिफरेंस होता है उससे तो मिलता है 1 माइनस ई इनवर्स होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को ना इन ऑप्शंस पे पुट करना, जिस जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। तो ये चौथा क्वेश्चन है जो आज का होमवर्क है, इसे जरूर आप घर से करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। m+n p2 90 की वैल्यू दे रखी है और m-n p2 की वैल्यू 30 दे रखी है। तो आपको ना फ्रेंड्स m और n फाइंड करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको ना हिट एंड ट्रायल लगाना है, ठीक है। तो m+n p2 की वैल्यू 90 है, तो आप कुछ मत करो, m+n p2 है, ऑप्शन को पुट कर दो, ठीक है। n के बदले मैंने 8 रखा, n के बदले 2 रखा, m के बदले तो 10p2 हो जाएगा। तो क्या 10p2 की वैल्यू 90 होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 2 8 फैक्टोरियल बचेगा, तो 10 × 9 मतलब 90 हो जाएगा। देखते हैं ये भी इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन। बाकी को चेक गिवे नहीं करना पड़ेगा। तो 8 - 2 6 हो जाएगा, 6p2 बचेगा, तो 6p2 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगी, 6 - 2, तो डेफिनेटली 6 × 5 बच गया। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर यही आंसर होगा, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था 98 भी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्या कह रहा है, देखो फिर से फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ पैराबोला हुज एक्सेस आर पैरेलल टू वाई एक्सेस, जिनका एक्सेस ना वाई एक्सेस में होता है। तो इस तरह की जो पैराबोला की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y = x² + bx + c होगी। जब भी आप सॉल्व करोगे इसी तरह के टर्म्स आएंगे, ठीक है। या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तब भी ऐसा ही बनेगा। तो इस पर जो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं। तो अगर 3 बार आर्बिट्री कांस्टेंट हो रहे तो उसका 3 बार डेरिवेटिव करोगे, तो जैसे इसका आप 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो सारे आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाएंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है। ये कह रहा था नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इन द नहीं, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स जो है 36 दे रखी है, आपको n दे रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज का पूरा पेपर ही अच्छा था, ठीक है। सारे क्वेश्चन ही मुझे सारे अच्छे बढ़िया लगे, ठीक है। तो x + y + z की पावर n की वैल्यू 36 है, तो इसे हम हिट एंड ट्रायल से कर देते हैं। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है a + b + c की पावर n का, ये होता है n + k - 1 और c k - 1 होता है, ठीक है। n मुझे फाइंड करना है, k नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, 3 - 1 c 3 - 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो n + 2 c 2 बचेगा। अब आप ऑप्शन देख लो, जिस ऑप्शन को n को पुट करके ना रिजल्ट 36 वो आंसर होगा। जैसे n के बदले मैंने 6 रखा, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, 8c2 की वैल्यू हो जाएगी 8 × 7, ठीक है, × 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा 2, ये 28 होती है, ठीक है। वैसे 7 डालेंगे तो 9c2 होगा, ठीक है। 9c2 को खोल करोगे तो 9 × 8 हो जाएगा, नीचे 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये 2 9 × 4 = 36, ठीक है। फैक्टोरियल खोलना, कॉम्बिनेशन ही खोलना था, तो 36 आंसर हो रहा है। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो खत्म हुआ, 51 से 100 क्वेश्चन करे थे। नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा, 101 से 150 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका प्रैक्टिस सेट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो मैंने क्वेश्चन आपको करने को दिए हैं उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।